बुक्स खोल के बैठना है और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या करना है, फटाफट चैप्टर से गो थ्रू करते चलना है। रिवीजन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आने वाला है। तो ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिविहान के इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन बहुत पास में आ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट के तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो भी चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अभी चालू होने को होंगे। तो अब आपको क्या करना है, क्या आपको बुक्स खोल के बैठना है और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लंबे लंबे 4-5 घंटे के एक एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या करना है, फटाफट चैप्टर से गो थ्रू करते चलना है, फटाफट चैप्टर रिवीजन पढ़ते चलना है। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने आपकी हर्षमीत मैम हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ, जहां पर सबसे पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका क्विक रिवीजन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो में मजा आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट भी करके जाना है कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में। और इनफैक्ट फाइनल एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप इस वीडियो को उठाकर देखोगे ना, तो जो आपको मजा आएगा, आप बोलोगे मैम क्या पढ़ाया है आपने, और इतने फटाफट से हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं ना। और ये 20-20 मिनट की वीडियो जो हमें हेल्पफुल लगी है, और वो भी एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, फाइनल एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, कि हमें मजा आ गया, हमें बुक्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम खुद से ही अपने आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख पाए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है, अगर आप इसे एंड तक देखोगे। और ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियोस अगर मेरी आप एंड तक देखते रहोगे तो। ठीक है, आगे समझ में। चलिए तो फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसे कि हम मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें दूसरों के द्वारा काम करवाया जाता है। क्यों काम करवाया जाता है, ताकि जो कंपनी के गोल्स है वो हम अचीव करवाए जाए, मतलब लोगों से हम उन्हें अचीव करवाएं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये जो दो वर्ड्स है ना, वो बहुत यूज होते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनका मतलब क्या है, वो हम इन 3 पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, तो मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, 5 फंक्शंस होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है, इनके चैप्टर्स भी हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन क्या है, स्टाफिंग। चौथा फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग। पांचवा फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। तो ये पांचों फंक्शंस क्या है, इंटर रिलेटेड है। इन्हीं को मिलाकर क्या बनती है, प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ये एक सीरीज है जिसमें ये फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, तब जाके एक प्रोसेस बन पाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। क्या आता है, इफेक्टिवनेस। ये इफेक्टिवली का मतलब क्या है, कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। मतलब सही टास्क को और गोल्स को हम टाइम पर अचीव कर ले। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक भी चीज नहीं रहेगी तो हमारा मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब दूसरी चीज का नाम क्या है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब टास्क को हम सही ढंग से कर ले, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ, कम से कम पैसा यूज करके। ठीक है, पहले का मतलब क्या है, टाइम पर गोल्स को अचीव कर ले। दूसरे का मतलब क्या है,
कम से कम पैसा खर्च करके। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैनेजमेंट में। तो सिंपल भाषा में मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि उसमें सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये फंक्शंस क्यों किए जाते हैं? ताकि हम गोल्स को अचीव करवाए, ठीक है, गोल्स को अचीव कर सके, वो भी दूसरों के द्वारा काम करवा के, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जिनका मतलब क्या है? टाइम पर काम हो जाना, वो भी कम से कम कॉस्ट का यूज करके, मिनिमम कॉस्ट का यूज करके। डेफिनेशन क्लियर हुई? चलिए अगले बात पर आते हैं। सबसे पहले ये तीनों जो चीजें मैंने बताई, ये क्या है? मैनेजमेंट के एलिमेंट्स। अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए 3 एलिमेंट्स क्या है मैनेजमेंट के, तो आप सीधे ढंग से लिख देना प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और उनका मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा सके, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट परवेजिव है, हर जगह इस्तेमाल होता है, हर लेवल पर इस्तेमाल होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है। चाहे प्रॉफिट के लिए बिजनेस हो रहा हो, चाहे प्रॉफिट के लिए बिजनेस ना हो रहा हो, हर जगह मैनेजमेंट लगता ही लगता है, इसलिए हम बोलते हैं ये एक परवेजिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टीटास्किंग करता है मैनेजमेंट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आ जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आ जाती है, मैं यहां पर लिख देती हूं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? मल्टी डायमेंशनल से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? अब इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट में ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो काम को मैनेज किया जाता है, फिर लोगों को मैनेज किया जाता है, फिर काम और मैनेजमेंट को, काम और लोगों को साथ में लाकर उनसे ऑपरेट किया जाता है, काम करवाया जाता है, ताकि हमें आउटपुट मिल पाए, ताकि हमें प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है। आया समझ में? तो इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब लगातार होने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आज हो रहा है तो कल नहीं होगा, परसों हो रहा है तो उसके अगले दिन नहीं होगा, या एक हफ्ते तक हो रहा है तो अगले हफ्ते नहीं होगा। मैनेजमेंट हर दिन हर वक्त होता रहता है, इसलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। सभी लोग मिलके चीजों को मैनेज करते हैं, और ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं सभी को मैनेज किया जाता है। आपको पता है एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोग होते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स को मैनेज करके रखना पड़ता है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन, ठीक है। आपको पता है बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा, है ना। अभी आप प्री बोर्ड के बिल्कुल पास में आ चुके हो, फाइनल एग्जामिनेशन के पास में आ चुके हो, आपको इतना पता होगा कि जो बिजनेस है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को कैसे जो कंपनी है वो अडेप्ट कर पाए, और कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे उसे अडेप्ट कर पाए, ठीक है। आगे समझ में? इसलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स मतलब दिखाई नहीं देता, ठीक है। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में सभी काम ढंग से हो रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहे हैं, कंपनी अच्छे से चल रही है, तो मतलब मैनेजमेंट अच्छा है उस कंपनी का। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो उन्हें अचीव करने रहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला रहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कंपनी अपने बारे में सोचती है, ठीक है। इसे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है।
ठीक है, जिसमें कंपनी सोचती है कि हम अपने इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स को पूरा करें, इकोनॉमिक फैक्टर को पूरा करें, और वो इकोनॉमिक फैक्टर पैसों से रिलेटेड होता है कि कंपनी में टाइम टू टाइम प्रॉफिट हो, कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, फायदा हो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीन चीजें आ जाती हैं, जिसमें कंपनी सोचती है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, फ्यूचर में सर्वाइव करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी खोली और 1 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जा रही है, नहीं, फ्यूचर में वो सर्वाइव करनी चाहिए, और फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर लॉस होगा तो वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ग्रोथ भी करना चाहिए, उसको अपनी कंपनी को एक्सपैंड भी करना चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही है तो 10 सालों तक 10 लाख रुपए ही अर्न कर रही है वो प्रॉफिट, नहीं। अगर आप 10 साल तक कंपनी चला रहे हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए। आप 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाओ, आप 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाओ, तो आपका ग्रोथ भी होना चाहिए, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। समझ में आया? तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये अचीव कर लिए, फिर आप अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान दो, जिसमें आप सोसाइटी का भला चाहोगे। ठीक है, आप सोसाइटी पर ध्यान दो, आप सोसाइटी को डेवलप करने पे ध्यान दो, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ट्रीज वगैरह लगाओ, पॉल्यूशन मत फैलाओ। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर सेक्शन, जहां पर आपको लग रहा है कि लोग बेरोजगार हैं तो उनको अपनी कंपनी में रख लो। ठीक है, आगे समझ में, खासकर जो विलेज एरियाज के लोग हैं, अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, अगर आप उनको एज लेबर अपनी फैक्ट्री में रख दोगे तो उनका ही भला होगा, है ना। फिर उसके बाद बेसिक एमिनिटीज फॉर कम्युनिटी, एमिनिटीज मतलब स्कूल्स वगैरह बनाकर दे देना, हॉस्पिटल वगैरह बनाकर दे देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना, तो उसको बोला जाता है कम्युनिटी को बेसिक एमिनिटीज दे देना। फिर उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उनके प्राइसेस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए कि सभी लोग खरीद पाए। ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो सारे ही लॉज को फॉलो करो। ठीक है, फिर उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस मत करो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो एम्प्लॉयज रिलेटेड रहते हैं, जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा होता है तो वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में भी सोचने का काम किसका है, कंपनी का ही है। अगर कर्मचारी खुश रहेगा तभी कंपनी में काम अच्छे से होगा, अगर कर्मचारी खुश नहीं है तो कंपनी का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें कर्मचारी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रह सकते हैं। अब कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए, सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम आनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, बोनस वगैरह मिलने चाहिए, इंसेंटिव्स वगैरह मिलने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल नीड्स, सभी लोग, उसके जो आसपास के लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज उसके साथ में काम कर रहे हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करें। फिर आ जाता है हायर लेवल नीड्स, उसका प्रमोशन होना चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो, है ना। फिर उसके बाद हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, और अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तो वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। आगे समझ में, तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वो कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स है जो कि मैनेजमेंट के होते हैं, तो आप ये तीनों लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स अचीव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करवाने में तो हेल्प करता ही है, और जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके गोल्स अचीव करवाने में भी मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट लोगों की एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने में भी हेल्प करता है। जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, उनका काम भी अच्छे से हो रहा होता है क्योंकि मैनेजर उनकी हेल्प करने के लिए बैठा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट रहता है
वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब है, जस्ट अभी बताया था कि जो बिजनेस है वो बदलते इन्वायरमेंट में काम करता है, उसका इन्वायरमेंट जो है वो बदलता रहता है। तो कभी कभी इंप्लॉइज क्या करते हैं, उस बदलते इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाते। जैसे कि अगर मैनेजर ने बोल दिया आज से तुम 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करोगे क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और हमें प्रोडक्ट्स पहुंचाने कस्टमर तक, तो एम्प्लॉइज बोलेंगे हम क्यों 12 घंटे काम करें, हमें 25,000 मिल रहा है मंथली, तो हम क्यों काम करेंगे। तो उस केस में एम्प्लॉइज मना कर देते हैं। तो उस टाइम पर अगर मैनेजर ऐसा बोलते ठीक है हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे लेकिन हमें आप काम करके दीजिए 12 घंटे क्योंकि इस वक्त जरूरत है, तो एम्प्लॉइज खुशी खुशी काम करेंगे। तो इसे बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, डायनामिक इन्वायरमेंट को एम्प्लॉइज को एडेप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब एम्प्लॉइज जो रहते हैं सबके अपने अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करवाने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर किसी को अच्छी सैलरी चाहिए और उसमें वैसी एबिलिटीज है तो मैनेजमेंट उसको अच्छी सैलरी देगा। ठीक है, आगे समझ में। अगर किसी को प्रमोशन चाहिए और वो काम अच्छा करके दे रहा है तो मैनेजमेंट उसको प्रमोट कर देगा। तो सबके अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको अचीव करवाने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करवाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हुए इंपॉर्टेंस। अब हम आ जाते हैं लेवल्स पे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को यहां पर मैं लिख देती हूँ, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम और है, आप नोट डाउन करके लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव में या फिर एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, फाउंडर्स, डायरेक्टर, सीईओ, ये सभी आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और इनका मेन काम क्या होता है, डिसीजन लेना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कंपनी के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं, जितने भी डिविजनल हेड्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, मैनेजर्स वगैरह है, वो सभी आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, और इनका काम क्या रहता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जितने भी प्लान्स वगैरह बनाए, जितनी भी पॉलिसीज बनाई है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना किसके थ्रू, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन तक उन पॉलिसीज को पहुंचाना और उनसे इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, और इनमें कौन लोग आ जाते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, फोरमैन्स आ जाते हैं। ठीक है, और इनका क्या काम रहता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन से दिए हैं उनको फॉलो करना, और उसके बाद अपने नीचे जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, लेबर्स, उनसे काम करवाना और उनकी बातें मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, या उनको कोई भी प्रॉब्लम है वो मैनेजर्स तक या मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, जिसे हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। प्लानिंग में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, या ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। स्टाफिंग में क्या होता है, लोगों को हायर किया जाता है। ठीक है, लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, लोगों को जॉब दी जाती है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। और कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, जो प्लान किया था वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं वो देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, और कहीं पे गलती लगती है, कहीं पे कमी होती है तो उसको सुधारा भी जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं नेचर पे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक विज्ञान है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशा है। तीनों ही चीज को देख लेते हैं। आर्ट का मतलब आप समझते हो कला, साइंस का मतलब भी आप समझते हो विज्ञान, प्रोफेशन का मतलब भी आप समझते हो पेशा। ठीक है, अब आर्ट के यहाँ पे फीचर्स देके रखे हैं।
साइंस के फीचर्स देके रखे हैं और प्रोफेशन के फीचर्स देके रखे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो फीचर्स आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं या नहीं, ये जो फीचर्स साइंस के हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं या नहीं, और ये जो फीचर्स जो प्रोफेशन के हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देके रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट को हम पढ़ते हैं, ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो बिल्कुल हम आर्ट को पढ़ते हैं। आप गूगल में सर्च करो आर्ट के बारे में, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम पढ़ते हैं, अभी हम चैप्टर 1 ही तो पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो हम टिक कर देंगे ये जो फीचर आर्ट का है वो मैनेजमेंट में भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट को हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको और क्रिएटिव बनाते हैं। इसलिए जो भी सिंगर्स लोग होते हैं वो अपने अपने नाम से इसलिए पहचाने जाते हैं क्योंकि वो अपने अपने तरीके से अपने कला को इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स अपने अपने तरीके से ही चीजों को हैंडल करते हैं और मैनेज करते हैं, तो वो भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वाला फीचर अपनाते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर आर्ट में है वो मैनेजमेंट में भी बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आ जाएगा। सिंगर्स लोग बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तब जाके इतने बड़े सिंगर्स बने हैं। ठीक है, और डांसर्स लोग भी बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तब जाके इतने बड़े डांसर बने हैं। तो वही बात है कि आर्ट में प्रैक्टिस भी लगती है और क्रिएटिविटी भी लगती है। वैसे ही मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, इसलिए हर एक मैनेजर एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये जो फीचर आर्ट में है वो मैनेजमेंट में भी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। मैनेजमेंट में कला की फीचर्स बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल साइंस एक ज्ञान का पिटारा है। साइंस क्या है, ज्ञान का पिटारा है, और मैनेजमेंट भी ज्ञान का पिटारा है। तो ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में होता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं वो ऑब्जर्व करने के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनते हैं। न्यूटन ने एक लॉ बनाया था जिसमें उसने देखा था पहले कि जो ट्री से एप्पल गिर रहा है वो नीचे की ओर गिर रहा है। पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्या किया, बॉल ऊपर फेंकी, फिर उसने देखी कि बॉल नीचे ही आ रही है ना। फिर उसने कॉइन ऊपर फेंका, फिर उसने देखा कॉइन नीचे ही आ रहा है। तो पहले उसने ऑब्जर्व किया एप्पल को, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तभी उसने वो लॉ बनाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। आपने पढ़ा भी होगा साइंस में। तो प्रिंसिपल जो साइंस के बनते हैं वो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनते हैं। वैसे ही अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें, ये भी ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, स्थिर होते हैं, हर जगह हर सिचुएशन में उसी प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से हम उसे बदलते रहते हैं। मैनेजर उसे बदलता रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो पूरे तरीके से साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी, अगर वाटर बनाने का फॉर्मूला H2 है तो वो ये फॉर्मूला जो है वो हर जगह वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ इसी फॉर्मूले से पानी बनता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की बात करें यूनिवर्सल तो है, लेकिन वही बात है कि कंट्रीज जो है वो डिपेंड करती है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, और मैनेजमेंट भी उसी कंट्री की पॉलिसी और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, सभी जगह का मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होता है। मैनेजमेंट हर जगह लगता जरूर है लेकिन एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसे हम प्योर साइंस नहीं बोल सकते। अब हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे आ जाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल प्रोफेशन जो है वो ज्ञान का पिटारा है, मैनेजमेंट भी ज्ञान का पिटारा है। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में हर कोई एंटर नहीं कर सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, हर कोई सीएस नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता। वहीं पे मैनेजमेंट की बात करें
तो मैनेजर तो हर कोई बन सकता है, जिसको मैनेजमेंट आ गया वो मैनेजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में नहीं लगता, पूरे तरीके से तो नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन बोला जा रहा है। प्रोफेशन की बात करें, पेशे की बात करें, तो लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, एक एसोसिएशन है उसका, है ना। फिर सीए की बात करें तो उनके लिए आईसीएआई एक एसोसिएशन है। सीएस की बात करें उनके लिए आईसीएसआई एक एसोसिएशन है, ठीक है। आ गया समझ में। लेकिन ऐसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो उनके लिए एज सच कोई एसोसिएशन नहीं बना, तो ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो पेशे में एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, जैसे कि डॉक्टर को ओथ लेनी होती है कि हम अपने पेशेंट को बिल्कुल सिंसियरिटी से ट्रीट करेंगे, पूरी शिद्दत से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो वो ना दिन देखते ना रात देखते हैं, अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने में अपनी पूरी जी जान लगा लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में एज सच कोई ओथ नहीं लेनी होती, बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉलो करनी होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सर्विस मोटिव की बात करें तो पेशे में क्या करना रहता है, सर्विस देनी रहती है, क्लाइंट को सर्विस देनी रहती है, पेशेंट को सर्विस देनी रहती है। लेकिन वहीं पे मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सर्विस मोटिव वाला कोई सिनेरियो नहीं रहता। तो ये दोनों फीचर्स भी मैनेजमेंट में नहीं होते। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं है, यहाँ पर भी मैनेजमेंट प्रोफेशन में नहीं आता। हालांकि अभी क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वेल क्वालिफाइड मैनेजर्स निकल के इंडिया में आए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर सारे लोगों के कामों को, सारे ही डिपार्टमेंट्स के कामों को एक साथ लेकर आता है ताकि एक कॉमन गोल को अचीव करवाया जा सके। और वो कॉमन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और उसी को अचीव करवाता है मैनेजर, ठीक है। इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप जो एफर्ट्स है, ग्रुप के सारे ही काम जो है उसको इंटीग्रेट कर दे, इकट्ठा कर दे। फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आना, सभी को यूनाइट करके रखना, इकट्ठा करके रखना। फिर कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होती रहती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, ठीक है। फिर उसके बाद परवेजिव फंक्शन है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है, हर लेवल पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डिपार्टमेंट में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो। फिर उसके बाद डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है बहुत सोचा समझा फंक्शन है, डेलिब्रेट जानबूझ के किया जाने वाला फंक्शन है, ये बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर तो हमने देख ही लिया। तो ये सभी फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्विक रिवीजन चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना। आई होप आपको क्विकली समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। और आगे अगर आपको ऐसे ही क्विक रिवीजन पढ़ने हैं मुझसे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी चैनल पे और मेरे साथ यूं ही बरकरार रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।